बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच के साथ पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की सरबराही में वफाकी काबीना का इजलास हुआ, जिसमें ब्रॉडशीट स्कैंडल की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमीशन बनाने की मंजूरी दी गई और अब इस कमीशन की सरबराही सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस रिटायर्ड शेख अजमत सईद साहब करेंगे। 45 दिन के अंदर इस सारे मामले की जामे तहकीकात के बाद ये कमीशन वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को अपनी रिपोर्ट पेश करेगा। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का ये कहना था कि वो किसी तौर पर करप्शन पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। ये एक हसास मामला है और इस मामले की मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए। दूसरी जानब जो जो सकूक बॉन्ड्स के इजरा का मामला है, उस हवाले से भी मीडिया में ये नुकात सामने आए, चूँकि कैबिनेट के एजेंडे में था कि इस्लामाबाद का जो F9 पार्क है, इसको ज़मानत के तौर पर गिरवी रखा जाएगा। इस प्रपोजल को वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने मुस्तरद कर दिया और अब खबर यह है कि इस्लामाबाद के F9 पार्क के बजाय इस्लामाबाद क्लब को जो है वो अंडरलाइंग एक तौर पे गिरवी रखने के लिए सामने लाया जाएगा और इसकी तजवीज़ भी सामने आई है और इस पर फाइनेंस डिवीज़न से कहा गया है कि वो प्रपोजल समरी की सूरत में दोबारा काबीना के सामने पेश करे। आपके इल्म में है कि आजकल पार्लियामेंट भी इन सेशन है, कौमी असम्बली और सेनेट के इंतखाबात भी राउंड द कॉर्नर हैं। 11 मार्च को सेनेट जो है उसकी जो हाफ जो उसके मेंबरान हैं उनकी मुद्दत मुकम्मल हो जाएगी। सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट से होना या जो इस वक्त आइन में तरीक़ाकार मुरवजा है उसके तहत होना, इस मामले में सदारती रेफरेंस भी सुप्रीम कोर्ट में है। लेकिन आज कैबिनेट में भी इस मामले पर डेलिब्रेशंस हुई और वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात सेनेटर शिबली फराज साहब ने कहा कि अगर इसके लिए आईनी तरमीम की ज़रूरत पड़ती है तो गवर्नमेंट पार्लियामेंट भी जाएगी और तमाम उन जमातों को भी ऑन बोर्ड लेने की कोशिश करेगी जो इस वक्त ओपन बैलेटिंग के मुखालफत कर रहे हैं। फिर पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की सियासत, इस पर भी आज ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। हमने देखा कि बात चली थी इज्तिमाई इस्तीफ़ों से और अब मामला आ गया है इज्तिमाई तौर पर इकट्ठे होकर सेनेट इंतखाबात लड़ने के हवाले से। क्या PDM की सियासत बंद गली में दाखिल हो रही है? इस पर ज़रूर नुक्ता उठाएंगे। और एक और अहम इशू जो हम इसकी इब्तदाई में ज़रूर जिक्र करेंगे, लेकिन इस पर तफसील से गुफ्तगू करेंगे प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में। भारत में आज यौम जमहूरिया मनाया जाता है 26 जनवरी को, लेकिन दिल्ली में हमने देखा कि जो किसान हैं जो 2 माह से एहतजाज कर रहे हैं, उन्होंने दिल्ली की सड़कों पर आज ट्रैक्टर परेड की और जो वो फौजी परेड होती है उसकी जगह ट्रैक्टर परेड हुई। आप उनके विजुअल्स देख सकते हैं और उस दिल्ली में इनका राजरा फिर घमसान का रंग पड़ा हुआ था। पुलिस के दरमियान और किसानों के दरमियान लाल किले पर भी धावा बोला गया और हमेशा की तरह 26 जनवरी को लाल किले पर तिरंगा जो भारत का झंडा है उसको लहराया जाता है। लेकिन आज सिख कम्युनिटी ने जो मेजॉरिटी में है किसानों में, उन्होंने जो उनके मजहबी झंडा है निशान साहब जिसको कहते हैं, वो झंडा लाल किले पर लहरा दिया। बेईमाना इन पर लाठीचार्ज किया गया इंडियन पुलिस की जानिब से और मीडिया इत्तलात के मुताबिक एक शख्स की हलाकत की खबरें भी सामने आ रही हैं जिसको बड़े ज़बरदस्त अंदाज में क्रिटिसिज्म भी हो रहा है, चाहे वो भारतीय सहाफ़ी हैं, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदगान हैं या फिर जो मौक्कर अखबार है बरतानिया का गार्जियन, उसमें दारिया भी सामने आया कि ये जो सेकुलरिज्म और डेमोक्रेसी के एक चेहरा भारत ने उड़ा हुआ था वो बेनकाब हो गया और जिस तरह का आज यौम जमहूरिया वाज़े तौर पे यौम स्याह के तौर बनाया गया, इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। पहले हाफ में जो मौजूद शख्सियत में से शरीक गुफ्तगू उनका तौर में हम आपसे करा देते हैं। हमें ज्वाइन किया है स्काइप पर हमायूं अख्तर खान साहब ने, फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर रह चुके हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा। आपका बहुत शुक्रिया हमायूं अख्तर खान साहब। मज़हर अब्बास साहब सीनियर जर्नलिस्ट एनालिस्ट ने हमें ज्वाइन किया है स्काइप पर, हम उनके भी निहायत शुक्रगुजार हैं कि वो हमारे साथ मौजूद हैं। मैं गुफ्तगू का आगाज़ हमायूं साहब आपकी इजाज़त से मज़हर अब्बास साहब आपसे करना चाहूँगा। सर, टू स्टार्ट विद ब्रॉडशीट, आप अब आज वफाकी काबीना ने फैसला किया है कि इस पे जो 2017 का कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट है उसके तहत ये कमीशन आज बनाया गया है और जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद साहब इसकी सरबराही करेंगे। 45 डेज की टाइमलाइन है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का ये कहना है कि जो उनकी सियासत रही गुज़श्ता 22-23 साल में, उनका ये कहना और मानना है कि उसने इस चीज़ को आज वैलिडेट किया। ब्रॉडशीट्स में जो इंकशाफात सामने आए हैं कि हमारी जो रूलिंग एलीट है वो मनी लॉन्ड्रिंग करके पैसा बाहर ले जाती है और वहाँ पर फिर अपने लिए जायदादें खड़ी की जाती हैं। आप क्या कहेंगे इस सारे मामले के हवाले से? अब इस मामले की तहकीकात होगी और 20-21 साल का जो भी ये मामला मुहित है ब्रॉडशीट का, वो तमाम इशू सामने आएंगे, वो तमाम सहूलतकार भी सामने आएंगे और उन्हें सजा मिलनी चाहिए। मज़हर अब्बास साहब, बहुत बहुत शुक्रिया अनवार। देखिए, पहली चीज तो ये कि
اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عمران خان کا یہ ویژن 95 سے ہے کہ پاکستان میں بے انتہا کرپشن ہے، اور اس کی رولنگ ایلیٹ ہے، اس کو تھوڑا سا ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے۔ رولنگ ایلیٹ صرف وہ نہیں ہوتی جو حکومت کر رہے ہوتے ہیں۔ رولنگ مطلب ایک پارٹی کی گورنمنٹ بنی، دوسری پارٹی آ گئی، صرف ہم میرا خیال ہے ہم اس کو بہت دوسرے انداز میں لیتے ہیں۔ جو رولنگ ایلیٹ ہے اس میں بیوروکریٹس بھی آتے ہیں، اور وہ بیوروکریٹس جو گورنمنٹس آتی ہیں چلی جاتی ہیں وہ اپنی جگہ رہتے ہیں۔ رولنگ ایلیٹ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بھی ہے، کیونکہ اس کا ایک اسٹیک اس میں موجود ہوتا ہے، جی تو بہت براڈر وہ ہے۔ میرے خیال میں عمران خان کے اپنے ویژن کے مطابق، عمران خان کو جب جسٹس سے ریٹائرڈ عصمت سعید پہ اعتراض آیا، سب سے بہتر آپشن یہ تھا کہ وہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو لکھتے، چیف جسٹس آف پاکستان ایک کمیشن بناتے، اچھا اور اس میں اس کا فائدہ یہ ہوتا کہ گورنمنٹ کے اوپر جو دیکھیے آلریڈی اب ایک فریق تو ہے کہ جو اس انکوائری کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا، جس نے آلریڈی جو چیئرمین آف دی کمیشن ہے اس پر اعتراض کر دیا، اور اعتراض فوری طور پہ آ گیا تھا۔ اس میں یہ اسٹرانگ پوائنٹس ہیں جو کانفلکٹ آف انٹرسٹ کے حوالے سے بنتے ہیں۔ اس لیے بہت بہتر ہوتا کہ اگر گورنمنٹ اس پروپوزل کو مان لیتی، جو حلقوں کی طرف میں نے ذاتی طور پہ یہ بات کی تھی یعنی پروگرام میں، کہ بہتر ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کو لکھیں، ان کو بنانے دیں کمیشن اس میں، تو وہ زیادہ میرا خیال ہے اس کی ویلیڈیٹی زیادہ ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ، 20 سال کی کرپشن آپ 45 ڈیز میں ڈگ آؤٹ کیسے کر سکتے ہیں؟ 45 ڈیز میرا خیال ہے کم پیریڈ دیا گیا ہے ٹھیک اتنی براڈر انکوائری کے لیے، کہ جس میں ظاہر ہے آپ کو چیئرمین نیبس بھی ہونا ہے، آپ کو جا کے ان ڈیپتھ دیکھنا پڑے گا ان چیزوں کو جو بات کی ہے، کیونکہ براڈ شیٹ بذات خود انڈر کوسچن ہے، جی ایز اے گروپ بھی اس پہ بہت سے سوالات ہیں۔ پھر یہ کہ کیا وہ موصوف جنہوں نے براڈ شیٹ کو ہیڈ کر رہے ہیں موصوفی صاحب، کیا ان کو طلب کیا جائے گا؟ تو میرے خیال میں 45 ڈیز میں مجھے ممکن نہیں لگ رہا کہ یہ چیز اس حد تک پہنچ جائے گی۔ ہاں اگر اس کو پن پوائنٹ کیا گیا، آپ نے اس کو محدود رکھا، اس کو بہت واضح طور پہ آپ نے اس کی تحقیقات نہیں کی، تو اگین وہ کنٹروورسی بنے گی۔ تو میرے خیال میرے تو دو اس پہ جو ہے آبجیکشن ہے۔ باقی انکوائری ہونی چاہیے۔ پاکستان کی بدقسمتی ہے کہ اگر میں تو بارہا یہ لکھتا بھی رہا ہوں کہ پاکستان میں اگر اصغر خان کیس جو ہے وہ انرتھ ہو جاتا، اس کی پراپر انویسٹیگیشن ہو جاتی، اس میں پیسہ دینے والوں کو اور پیسہ لینے والوں کو سزا ہو جاتی، ٹھیک تو شاید معاملات براڈ شیٹ تک پہنچتے ہی نہیں۔ پہنچتے ہی نہ۔ ہمایوں اختر خان صاحب، میں آپ سے جاننا چاہوں گا، جو مظہر عباس صاحب نے نکات اٹھائے، غالباً جو ٹی او آرز جب اس کے سامنے آئیں گے تو یہ 45 ڈیز کے حوالے سے جو ایک لمٹ لگائی گئی ہے اس پر وضاحت بھی ضرور آئے گی، اور یہ بھی سکوپ بھی معلوم ہوگا کہ اس انویسٹیگیشن کی سکوپ کیا ہوگی۔ لیکن کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی بات کی ہے ہمایوں اختر خان صاحب، شیخ عصمت سعید صاحب جیسے ریٹائرڈ صاحب کے حوالے سے، اس کے دفاع میں آپ کیا کہیں گے ہمایوں صاحب؟ پہلی چیز میں یہ کہوں، آپ نے صحیح اشارہ کیا ہے کہ ہمیں ابھی کیبنٹ کے ڈیسیجن کے ٹی او آرز نہیں نظر سے گزرے۔ جی جو پہلے کمیٹی بن رہی تھی اس کے ٹی او آرز ہمارے سامنے آئے تھے، اور وہ بیسیکلی ٹیکنیکلی دیکھ رہے تھے کہ یہ معاہدہ کس نے کیا، کب کیا، رولز فالو کیے گئے، کینسل کیسے ہوا، کیا ڈیو ڈیلیجنس ہوئی، جو سیٹلمنٹس ہوئی 2008 کی وہ کیسے ہوئیں، جو آربیٹریشن ہوئی اس میں پیپل پارٹی کی بھی گورنمنٹ تھی، پی ایم ایل این کی بھی، اس میں اس کا کیا رول تھا۔ سو لیٹس ویٹ فار دا ٹی او آرز، کہ ٹی او آرز پھر آپ کو بتائیں گے کہ یہ جو موسوی صاحب بھی ابھی زیادہ بولتے رہے ہیں کہ وہ کیا انفارمیشن تھی نیب سے، ان کو کیا کیا انفارمیشن ملے گی، کیا کیا ٹارگٹس دیے گئے، کس پوائنٹ پہ ٹارگٹس میں ڈرا کیے گئے، کیوں کیے گئے، اور موسوی صاحب کی اور بھی بڑی ایلیگیشنز ہیں جو کہ انہوں نے 2012 کا ایک واقعہ بتایا کہ allegedly پی ایم ایل این کی طرف سے انہوں نے پیپل پارٹی کو بھی قصوروار اس معاملے میں ٹھہرایا، جی اور پھر انہوں نے ایک 2019 میں یا 18 میں وہ ڈیٹ کلیئر نہیں، کو ملک صاحب
आपको पता है पाकिस्तान में तो हर कोई या खान साहब होता है, चौधरी साहब होता है, मलिक साहब होता है, तो वो किसी मलिक साहब का जिक्र कर रहे थे कि वो उनसे मिले। तो अब हमने देखना है कि TORs में क्या कवर होता है। आए ये टेक्निकल एक होती है कि भाई ये 28 मिलियन डॉलर के क्यों देने पड़ गए, या इसमें ज्यादा गहराई में जाएं और ज्यादा गहराई में जाने का बेसिस क्या होगा, नंबर एक। दूसरा ये है जो आपका सवाल, दूसरा एक सवाल था, देखिए प्राइम मिनिस्टर का ये ख्याल है कि जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद जो हैं वो नॉन पार्टिजन जज होंगे जी। लेकिन जज साहब का भी ये ख्याल है, उनको गालिबन TORs पता है, उनको भी ये मालूम है कि ये जो कहा जा रहा है कि वो रिक्यूज करें, सारी जिंदगी उन्होंने गुजारी, वो नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल जज थे, और अपने जज बनने से पहले हाई कोर्ट, अगर उनके पास कोई ओहदा था डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल का, या रिटायरमेंट के बाद अगर उनके एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन जो कि मुल्क की सबसे मशहूर चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अगर वो बोर्ड में बैठे हैं शौकत खानम में, जो कि मेरा ख्याल है, मुझे इसकी एग्जैक्ट टेक्निकलिटी नहीं पता, मेरा ख्याल है ये सेक्शन 42 की नॉन प्रॉफिट कंपनी है जिसके बहुत ही स्ट्रिंजेंट और टफ रिक्वायरमेंट्स होती हैं शौकत खानम की। मैं श्योर नहीं हूं इसका, लेकिन जज साहब कम से कम उन्होंने एक्सेप्ट गालिबन अगर किया है तो वो ये समझ रहे हैं कि उनको ऐसे कोई ग्राउंड्स नजर नहीं आए। लेकिन इसमें ज़िमनी सवाल है, मेरा ज़िमनी सवाल ये जो मजहर अब्बास साहब ने उठाया था, हमें अख्तर खान साहब कि आपकी तो कोशिश यही होगी कि गैर जानबदाराना अंदाज में इस तहकीकात को आगे बढ़ाया जाए। जो मजहर अब्बास साहब का नुक्ता है, और जो मैं नून लीग और पीपल्स पार्टी के मेंबरान बिलखसूस नून लीग को सुन रहा हूँ, उनका ये मानना और कहना है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और पानामा जो डिसीजन है उस बेंच में मौजूद थे। वैसे वो तो मौजूदा चीफ जस्टिस भी उस बेंच में मौजूद थे, लेकिन जो जिस पार्टी ज़ाहिर नवाज शरीफ साहब की एवन फील्ड अपार्टमेंट या दीगर जायदादों के हवाले से मामलात भी ज़ेर तहकीकात आएंगे, ये पार्टी पहले से ही पोजीशन उन्होंने बना ली है, तो आप नहीं समझते कि इससे तहकीकात जानिबदार उनकी जानिब से करार दी जा सकती हैं? और उसकी एक्सेप्टेबिलिटी के हवाले से मैं आपसे जानना चाहूँगा, ज़ाहिर बात है आप भी चाहेंगे कि गैर जानिबदार अंदाज भी आगे बढ़े, उस पर सवाल उठ जाएगा फिर, या उठ रहा है हमायूं साहब? मेरे ख्याल में जो मैंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर जो ये कमीशन बनाने की अथॉरिटी है, फेडरल गवर्नमेंट व्हिच इज हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, उनके ख्याल में ये नॉन पार्टिजन अपॉइंटमेंट है। और जज साहब जो कि कुछ हमारे जज हजरात पाकिस्तान की तारीख में कंट्रोवर्शियल बने हैं, जिसमें से ये जज कंट्रोवर्शियल, किसी कंट्रोवर्सी इनसे मंसूब नहीं की जाती। और एज ऑफ राइट नाउ जज साहब जो कि बहुत ही सीनियर जज है, हालिया रिटायर हुए हैं सुप्रीम कोर्ट से, वो ये नहीं समझते, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया प्रॉब्ली, ये इसी वजह से अनाउंसमेंट हुई है, वो ये नहीं समझते कि इसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऐसा है जिसकी वजह से he should recuse himself from heading this commission। मैं मजर आपसे जानना चाहूंगा, सरे महल की इंक्वायरी की भी बात हो रही है, हुदैबिया पेपर मिल्स के हवाले से भी बात हो रही है। सरे महल का तो शिबली फराज साहब को मैंने सुना प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे, आप समझते हैं कि इसके स्कोप और TORs जब आएंगे तब तो हतमी तौर में हम बात कर सकेंगे कि, लेकिन उन मामलात की भी छान पटक जरूरी है मजर अब्बास साहब? जी, सबकी इंक्वायरी करें। देखिए, मेरे नजर में पनामा वाला जो मसला है उसकी बेंच में होना प्रॉब्लम नहीं है मेरे लिहाज से। वो ज़ाहिर जज थे, उनको उस बेंच का हिस्सा बनाएगा, वो प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि नैब अंडर सस्पिशन है इस ब्रॉडशीट में। नैब की इंक्वायरी हो रही है, वो नैब का हिस्सा रहे हैं अजमत सईद साहब। तो अगर वो नैब का हिस्सा रहे हैं और उस पीरियड को, इंक्वायरी को वो कैसे फेयर करेंगे? क्या उसमें डिसीजन मेकर भी थे? डिसीजन मेकर नहीं है मसला। आप डिप्टी पब्लिक प्रोसिक्यूटर थे ना जी, आप उनके केसेस को परस्यू कर रहे थे ना। तो अब अगर नैब को ही शक की निगाह से देखा जा रहा है ब्रॉडशीट में, और जाहिर है आप उस वक्त के चेयरमैन को भी तलब करेंगे जी। उस वक्त के चेयरमैन को अगर आप नहीं तलब करेंगे तो फिर कैसे मामला आगे बढ़ेगा? और अगर चेयरमैन को तलब करेंगे तो आप तो उस चेयरमैन के अंडर काम करते रहे हैं। मेरे ख्याल में इस लिहाज से मुझे पनामा में प्रॉब्लम नहीं है। पनामा में सुप्रीम कोर्ट के जज थे, उनको बेंच का हिस्सा था, उन्होंने अपना जजमेंट दिया, वो एक अलग बात है, वो अपने तौर पे क्या सोचते हैं। मेरी प्रॉब्लम यहाँ है
کیونکہ آپ اس لحاظ سے بہتر ہوتا پرائم منسٹر کے لیے، اور کیونکہ وہ کرپشن کے خلاف مسلسل کہتے رہے ہیں، بات کرتے رہے ہیں، تو انکوائری جتنی فیئر، امپارشل اور انڈیپینڈنٹ ہوگی اتنا ہی گورنمنٹ کو فائدہ ہوتا ہے. لیکن اگر انکوائری انڈر کوسچن ہو جائے ٹھیک. اور پورا کمیشن انڈر کوسچن ہو جائے تو پھر آپ جتنے بھی فیئر ہوں، لیکن وہ ایک چیز پہ سوال اٹھ جاتا ہے. دوسری بات، سرے محل ہو، ساری چیزیں ہو، آپ ساری چیزیں کھولیں، اس میں کوئی وہ نہیں ہے، آپ کریں. لیکن مجھے بتائیں کہ وزیر اعظم اور کابینہ یہ سب کچھ کھول رہے ہیں، اصغر خان کیس کو منطقی انجام تک کیوں نہیں پہنچایا جا رہا؟ یہ آپ نے نقطہ اٹھایا اصغر پہلے بھی. خان کیس میں وہ سارے کیریکٹرز کو کیوں نہیں ایکسپوز کیا جا رہا، کیوں نہیں پکڑا جا رہا، جو کہ بنیاد ہے پاکستان میں پولیٹیکل کرپشن کی بنیاد مہران بینک اسکینڈل ہے. ٹھیک. اور اس کو اگر آپ ایکسپوز کریں گے تو یہ تو اس وقت گورنمنٹ ایف آئی اے کے پاس ہے ساری چیزیں. ٹھیک. یہ اہم نقطہ ہے ہمیں اختر خان صاحب، یہ آپ نے اہم نقطہ اٹھایا. لیکن جی مظہر صاحب میں یہ بھی سوال کروں گا پھر ہمیں صاحب آپ کا جواب. سر کوئی ایسے پھر شخصیت ہے جس پر کسی کا کوئی اعتراض نہ ہو؟ آئی تھنک سو وہ بڑا ڈیفیکلٹ ٹاسک نہیں ہو جاتا ہے کہ کوئی ایسی شخصیت جس پہ کسی جماعت یا کسی گروہ کو اعتراض نہ ہو اور وہ قابل قبول ہو؟ اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو فائنڈ آؤٹ سچ اے پرسن. آپ نہیں سمجھتے موجودہ سیاسی تناظر میں؟ اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ گورنمنٹ خود اپوائنٹ کرنے سے بہتر ہے کہ سپریم گورنمنٹ کورٹ کے. چیف جسٹس آف پاکستان کو ریکمینڈ کر دے. ٹھیک ہے. دیکھیے چیف جسٹس آف پاکستان کے سامنے تو سب جاتے ہیں نا. اوکے. چیف جسٹس آف پاکستان کے اس کے اوپر، اس کمیشن کے اوپر کیونکہ گورنمنٹ پھر اپنے آپ کو پیچھے ہٹا لیتی ہے کہ جی ہم نے ایک چیز ریکمینڈ کر دی، ہمیں اس کیس کی فیئر انکوائری چاہیے. ہمیں اس کیس کے دیکھیے براڈ شیٹ میں معاملات تو یہ بھی ہے نا کہ براڈ شیٹ اتنے پیسے وہ لے لیے، ریکوری ان کی زیرو نظر آتی ہے. ریکوری ان کی زیرو نظر آتی ہے. بہت سے سوالات ہیں، یہ آپ نے اہم سوال اس اٹھایا. کی انکوائری فیئر ہونی چاہیے. جی ہمارے اختر خان صاحب، اصغر خان کیس کو منطقی انجام تک اگر پہنچا دیا جاتا یا اس کو کیوں نہیں پہنچایا جا رہا تو اس سے بہت سے معاملات سیدھے ہو جائیں گے. مظہر عباس صاحب کا یہ استدلال ہے. کیا کہیں گے سر اس پہ ہمایوں صاحب آپ؟ اور اگر بہتر نہ ہوتا سپریم کورٹ کو یہ معاملہ دے دیا جاتا چیف جسٹس صاحب کو کہ وہ کسی کو نامینیٹ کر دیتے انکوائری کے لیے؟ اصغر خان کیس میں مظہر عباس سے بالکل متفق ہوں. اس میں بڑی سیریس ایلیگیشنز ہیں، اس کو اختتام تک پہنچایا جائے. لیکن میرا خیال ہے جو مجھے یاد پڑتا ہے وہ سپریم کورٹ نے ہی کہیں کولڈ سٹوریج میں رکھا ہوا ہے. مجھے پتہ نہیں کہ اس کے کیا بنا کیس کا، اگر آپ سپریم کورٹ کی پروسیڈنگز دیکھیں. دوسری آپ نے دیکھیے ہمارا ملک ایسا ہے، ٹیکنیکلی تو مدر کا ویو بڑا اچھا ہے کہ اس میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس پہ آپ چھوڑ دیں اور وہ کمیشن کا چیئرمین بنائے. لیکن ہم نے کیا دیکھا ہے جی، آئی تھنک جوڈیشری کتراتی ہے بیکاز 5 ممبر بینچز نے فیصلے کیے ہوئے ہیں. یہ پاناما کا فیصلہ کتنا کنٹروورشل فیصلہ ہے، ذرا پی ایم ایل این سے پوچھیں. یہ جس پارٹی کے خلاف فیصلہ ہو جائے گا وہ تو پھر جی ٹی روڈ پہ نکل آئے گا کہ مجھے نکالا کیوں، اور وہ خلاف فیصلہ ہوگا تو وہ سپریم کورٹ پہ ہی دعویٰ بول دے گا. تو ہمارے ملک کی ہسٹری تو اس لحاظ سے بہت ہی چیکرڈ ہے کہ اداروں کا اور انسٹیٹیوشنز کا احترام جب اگر فیصلے آپ کے خلاف آ جائیں تو آئی ایم ناٹ ایون شیور کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ اس میں کوئی بہت انٹرسٹ شو کرے گا کہ اس چیز میں انوالو ہونے کے لیے. میرا یہ خیال ہے. ٹھیک ہے سر، میں آپ سے یہ بھی جانا چاہوں گا ہمارے صاحب، چونکہ آپ کا فائنانس کا بیک گراؤنڈ ہے سر، یہ چونکہ اسلام آباد میں خود بھی F9 پارک جاتا ہوں. ویسے سکوک بانڈز، یہ اسلامک بینکنگ، اس کے اجرا کے لیے گروی رکھا جاتا ہے ضمانت کے طور پہ، آج بتایا گیا، اس سے پہلے بھی ڈیبیٹ ہو رہی ہے. میں آپ سے انپٹ لینا چاہوں گا سر. یہ جو پروپوزل آئی تھی، اگرچہ وزیر اعظم نے بڑا اچھا کیا اس کو، سمبولکلی اگر وہ ضمانت کی رکھا جائے پھر بھی بڑا غلط اس کی کنوٹیشن بن رہی تھی کیونکہ پبلک پارک ہے، فری انٹری ہے، لوگ جاتے ہیں وہاں پر، صحت عامہ کا معاملہ ہے. اب اسلام آباد کلب کی بات کی جا رہی ہے. یہ اس پروپوزل کا سے آپ کی ویسے کیا رائے ہے؟ اگر آپ کابینہ میں ہوتے تو آپ کا کیا ریاکشن ہوتا ہے کہ جو ایک پبلک پارک ہے اس کو ضمانت کے طور پہ سمبولکلی رکھے جانے کی تجویز تھی فائنانس ڈویژن کی جانب سے؟ اول تو یہ کہ پی ٹی آئی کی جو گورنمنٹ ہے وہ کافی ٹرانسپیرنٹ ہے اس معاملے میں، کیونکہ ماضی کی تقریباً ہر گورنمنٹ نے یہ سکوک بانڈ ایشو کیے ہوئے ہیں. اچھا. اور پاکستان کی گورنمنٹ اون ایسٹس، چاہے وہ کراچی ایئرپورٹ ہو یا M1 ہو، M2 ہو، M3 ہو، اس کو ہوتا یہ ہے کہ اس میں آپ اسلامک بینکنگ میں
सूद नहीं दे सकते, तो आप वो प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की मलकियत बना देते हैं, जिसने आपको पैसे देने होते हैं, और फिर वो आपसे एक लीज साइन करता है और आप लीज पेमेंट देते हैं, और वो लीज पेमेंट उनका एक मुनाफा होता है, और जब सारी लीज पेमेंट्स पूरी हो जाएं तो वो प्रॉपर्टी आपको वापस मिल जाती है। देखिए, ये इसमें जरा जनरली जो आपकी इंटरेस्ट कॉस्ट है, डेट सर्विस कॉस्ट कम होती है, इस वजह से सकूक बॉन्ड्स के पीछे जाया जाता है। हम लोग ट्रांसपेरेंट, हमने आके काबीना में लाके पूछ लिया जी ये वेदर F9 की चॉइस अच्छी थी नहीं थी, और दूसरा अगर सुना जा रहा है इस्लामाबाद क्लब, तो आई सीरियसली क्वेश्चन कि आई डोंट थिंक इस्लामाबाद क्लब इज ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। इस्लामाबाद क्लब जरूर कोई सोसाइटी होगी या कोई एंटिटी होगी, इट्स ओन्ड बाय द मेंबर्स। मैं तो श्योर ही नहीं हूं कि ये इस्लामाबाद क्लब को गिरवी देखा जा सकता है। उनके प्रेसिडेंट होते हैं ना हुमायूं अख्तर खान मैं साहब। आपको इन ए लाइटर नोट शाह साहब, आई थिंक इन इस्लामाबाद क्लब का शायद इससे भी ज्यादा रिएक्शन हो जो F9 पार्क का हुआ है। सही कह रहे, ये आपने सही कहा, ज्यादा रिएक्शन। रेवेन्यू स्ट्रीम भी होती है। मदर अब्बास साहब, आपका क्या रिएक्शन है सर इस पे? जरा बताइए, ये पब्लिक इंटरेस्ट की मामलात होते हैं। रेवेन्यू स्ट्रीम मैंने पढ़ा था जिन प्रोजेक्ट पे रेवेन्यू स्ट्रीम है उनको रखा जाता है, तो चाहे वो F9 पार्क हो, इस्लामाबाद क्लब। योर टेक मदर अब्बास साहब। सर हुमायूं साहब तो जाहिर है उनकी फील्ड है, मैं इसमें से सिर्फ क्लब निकाल देता हूं, उसको गिरवी रख दें। तो मसला हल हो जाएगा। अच्छा, देखिए ये अभी हुमायूं साहब अजगर खान के, मैं आपको बता दूं, हुमायूं साहब के अजगर खान केस की जो लास्ट ये फाइंडिंग्स थी, उसमें FIA ने ये रिपोर्ट सबमिट की थी कि जी जिन लोगों ने पैसे दिए हैं वो ट्रेसेबल नहीं हैं, इसलिए इस केस को बंद कर दिया जाए। उनके बकौल के इस इंक्वायरी की फर्दर कोई गुंजाइश नहीं है। अब ये बड़ा, यानी उनको ये पता है कि वो लोग किन कंट्रीज में रह रहे हैं, यहाँ हम बड़े बड़े लोगों को लाने की बात कर रहे हैं, और यहाँ इस केस को क्लोज करवाया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि इस केस को क्लोज कर दिया जाए। दैट इज वेरी इंट्रीगिंग। जो FIA की रिपोर्ट थी, जो पिछले DG FIA थे, उन्होंने जो सबमिट की थी, उनसे मेरी जाती तौर पे बात भी हुई थी। अच्छा, तो उन्होंने कहा था कि उन जगहों बहुत से लोगों को हमारी एक्सेस ही नहीं हो पा रही। उनके पास नाम भी हैं जिन लोगों ने पैसे डिस्ट्रीब्यूट किए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये उस वक्त के DG ISI का एफिडेविट मौजूद है, उनके पास उनके पूरा स्टेटमेंट मौजूद है। मुझे नहीं पता अगर इस केस को इस तरह क्लोज किया गया तो ये बड़ी बदकिस्मती होगी। दूसरी बात ये कि मैं फिर ये कह रहा हूँ कि देखिए, अगर आपने वाकई पनामा में क्यों क्वेश्चन हुआ, पनामा में इसलिए क्वेश्चन हुआ कि पनामा में कितने लोग थे, और ये कहा गया था कि बाकी लोगों की भी इंक्वायरी थी। मुझे बताएं कि एक शख्स के अलावा और कितने लोग हैं जो 300-400 लोग थे, उनके बारे में कोई इन्वेस्टिगेशन हुई हो, कोई प्रोग्रेस हुई हो, तो उससे फिर तासुर ये मिलता है। अगर वो सारे लोग, जाहिर है नवाज शरीफ साहब वजीर आजम थे, सबसे पहले उन्हीं की इंक्वायरी होनी चाहिए थी, सबसे पहले उन्हीं का केस निपटाना चाहिए था। लेकिन क्या इसका मतलब ये हुआ कि बाकी केस को आप बिल्कुल क्लोज कर दें, फाइलें गायब कर दें, खत्म हो जाए वो चीजें? अगर ये होता है फिर ये होता है कि शायद उसमें से सिर्फ इन्हीं को पिन पॉइंट करना था, इन्हीं को आपने, ये जब तासुर होता है, ये जब तासुर जाता है, तो उससे वो जो इंक्वायरी होती है जो बड़ी फेयर हुई होगी, जाहिर है 5 रुकनी जजेस का फैसला था, मुत्तफिका फैसला था, वो बिल्कुल अपनी जगह, कोई माने या ना माने, लेकिन वो जजमेंट अपनी जगह स्टैंड कर रहा है। कोई रिव्यू में जाए तो अलग बात है, लेकिन वो जजमेंट स्टैंड करता है, वो सारी चीजें अपनी जगह मौजूद हैं। लेकिन मेरा तो क्वेश्चन ये है ना कि उसमें अगर पनामा पे इतना शोर था, तो पनामा के उन लोगों से, दीगर लोगों से आप जवाब तो तलब करते, उनसे मालूम तो करते, कुछ चीजें आगे तो बढ़ाते। दैट इज वाई ये चीजें हमेशा कॉन्ट्रोवर्सी होती है। इस मुल्क में एहतसाब इसी वजह से मुतनाज़ा रहा है कि बहुत से लोग बच के निकल जाते हैं, बहुत से लोग जो है, वो चाहे ये गवर्नमेंट हो, पिछली गवर्नमेंट्स हो, वो अपने मामला तय कर लेते हैं,
चेयरमैन नैब मुख्तलिफ अदवार में कॉम्प्रोमाइज होते गए हैं और इसीलिए चीजें आगे नहीं बढ़ी। जब तक आप एक और नैब की रीस्ट्रक्चरिंग, मैं फिर बता रहा हूं कि नैब को बहुत जबरदस्त तरीके से रीस्ट्रक्चर करने की जरूरत है, क्योंकि नैब के अंदर चेयरमैन के अलावा किसी के पास कोई पावर नहीं है। लेकिन उसमें आप सही कह रहे हैं मजहर अब्बास साहब, करने की करेंगे जब तक नैब एहतसाब का अमल आपका शफाफ नहीं होगा। शफाफ नहीं। आपने इस हवाले से मैं चाहूंगा कि इस पे हमारे साथ अगर आपको रिस्पॉन्ड करना चाहे, फिर मैं पीडीएम के हवाले से भी मजहर साहब से पूछना चाहूंगा। वैसे आज जो नैब के मौजूदा चेयरमैन जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब, उनका तो ये बयान सामने आया कि नैब किसी ताजर के खिलाफ नहीं है, कोई ताजर इस वजह से नहीं मुल्क छोड़ कर गया कि नैब है, लेकिन नैब ताजर और चोर में जो है, और डकैत का उन्होंने वर्ड यूज किया, उसमें फर्क रवा रखती है। हमारे साथ वुड यू लाइक टू रिस्पॉन्ड ऑन दिस आस्पेक्ट, जो पनामा पे का फॉलो अप क्यों कर नहीं हो सका, और फिर वो मामला जो है नवाज शरीफ की नाअहली और उनकी वजारत उज़्मा से हट जाने तक ही महदूद रहा, उसके बाद हमने कुछ चर्चा भी नहीं सुना पनामा में जो बाकी किरदार थे उनका क्या हुआ? नवाज शरीफ साहब दुनिया में उन चंद लीडर्स में से थे जो नैब से अफेक्ट हुए और उनको रिजाइन करना पड़ा। आई थिंक इतना हाई प्रोफाइल केस था। मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूँ मजहर अब्बास से कि हमें कुछ ना कुछ हद तक जो भी लीगली पॉसिबल था और दुनिया के निज़ाम में मुमकिन था, वो हमें परसू जरूर करना चाहिए। लेकिन वो सारे 399 लोग इतने हाई प्रोफाइल केस में, जिसके नतीजे में एक प्राइम मिनिस्टर had to step down, वो सारे rather was removed by the Supreme Court के रह गए। ठीक जी। अब अगर जहां तक नैब के चेयरमैन का देखिए, नैब एक पाकिस्तान का इदारा है, 1999 का परवेज मुशर्रफ के ऑर्डिनेंस के तहत चल रहा है। 5 साल पीपल पार्टी ने गुजारे, 5 साल पीएमएलएन ने गुजारे। उन्होंने तो इस कानून को, इसकी खामियां उनकी नजर से नहीं गुजरी, और बुनियादी तौर पे ये था कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में इनका आपस में ये था कि यू स्क्रैच माय बैक एंड आई स्क्रैच योर्स। तो वो आपने देखा कि पहले 90 की दिहाई में तो बड़ी बड़ी जेलें एक दूसरे को ही भेज दिया करते थे। नवाज शरीफ साहब के वालिद साहब को जेल डाल दिया, या आपसे जरदारी साहब कितने साल जेल में रहे। लेकिन उसके बाद जो 2008 से दौर शुरू हुआ, उसमें इस मामले में कोई एक दूसरे के खिलाफ कार्रवाई नहीं करता था। हम पहली दफा, क्योंकि हमने ये महसूस किया, क्योंकि देखें नैब ने फिर वो कोर्ट्स के प्रेसिडेंसेस उनके सामने होते हैं, कोर्ट्स की प्रेसिडेंसेस से वो अपनी जो रिस्ट्रिक्शन बढ़ा लेते हैं। और यहां तक कि इस वक्त प्राइवेट सेक्टर केसेस, बिजनेसमैन, ब्यूरोक्रेट, सोसाइटियां जिनका स्टेट फंड से कोई किसी किस्म का ताल्लुक नहीं, नैब उसमें घुसी हुई है। हमने ये कोशिश की है, ब्यूरोक्रेसी को दस्तखत करने को तैयार नहीं है जी। हमने ये कोशिश की है कि हम एक नया ऑर्डिनेंस भी हम लाए, फिर हम एक ऑर्डिनेंस की जगह हमारे पास एक एक्ट भी है। जब हम कोशिश करते हैं तो एक चीज मत भूलिए शाह साहब, एक चीज मत भूलिए कि ये जो दो बड़ी पार्टियां हैं, इनकी जो टॉप लीडरशिप है वो सुप्रीम कोर्ट की बनाई हुई GITs। लोग कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब को एक कामे पे ये सारे केस, एक कामे ने तो उनको डिस्क्वालीफाई किया था। उनके खिलाफ जो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट्स में केसेस चल रहे हैं, वो GIT के जो नताइज थे उसके जो सुप्रीम कोर्ट ने नैब में भेजे, उसके नतीजे में ये रेफरेंसेस बने और ये आगे चल रहे हैं। और हमने देखा कि 2.5 साल में इन बड़ी पार्टियों की सियासत ही ये है कि उनके हमारे से पहले जो केसेस चल रहे हैं, क्यों वो उसके खिलाफ ये मुहिम चलती है और प्रेशर डाला जाता है। तो यस, नैब लॉ हैज टू बी चेंज विद कंसेंसस, लीव इट इन ए फॉर्म दैट इट इज some kind of an accountability law, not just a farce. मैं मज़हर साहब आपसे जानना चाहूंगा, वक्त पर बस का, मैं जो PDM है उस पर आपका कमेंट लेना चाहूंगा। इस पे हमने काफी शोज की, 3-4 माह से ये तहरीक बनी, इत्तेहाद बना। एज वी स्पीक PDM को आज आप कहाँ खड़ा देखते हैं? जो बात इस्तीफों से, इज्तिमाई इस्तीफों से शुरू हुई और 31 जनवरी की डेडलाइन भी बिलावल साहब और PDM की करीब आती जा रही है, अब मामला सेनेट इंतखाबात में शिरकत, ज़िमनी इंतखाबात में शिरकत तक चला गया है। हाउ डू यू सी PDM? वो अपनी ताकत, वो मोमेंटम खो बैठा है? देखिए, मेरा तो कंसिस्टेंट व्यू है कि PDM नॉन स्टार्टर है। अच्छा। और उसकी बड़ी बेसिक वजह है कि आप
2018 के इलेक्शन को क्वेश्चन 2020 में नहीं कर सकते, क्योंकि आप ऑलरेडी उस पार्लियामेंट का हिस्सा रहे हैं, आप उस पार्लियामेंट का हिस्सा हैं, आप उसकी सारी प्रोसीडिंग्स का हिस्सा रहे हैं, आपने प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, स्पीकर, चेयरमैन सब तमाम इंतखाबात में आपने हिस्सा लिया है, तो आप आज उसको क्वेश्चन नहीं कर सकते। हाँ, 2018 में अगर आप बॉयकॉट कर देते, आप नहीं वोट लेते, तो एक बात समझ में आती है, उससे एग्री डिसएग्री करना अलग बात है, लेकिन एक आपका व्यू समझ में आता कि आप इस असेंबली को नहीं रिकग्नाइज कर रहे। यही क्वेश्चन उठा था 2014 में इमरान खान के वक्त में, कि उन्होंने कौमी असेंबली से इस्तीफा दे दिया, सूबाई असेंबली से इस्तीफा नहीं दिया, सूबाई हुकूमत अपनी जगह कायम रही पीटीआई की। तो हमारे यहाँ जो पॉलिटिशियंस हैं, उनका सबसे बड़ा डायलेमा यह है कि वो उसूलों की खातिर इख्तिदार नहीं छोड़ना चाहते, वो उसूलों की खातिर कुर्सियां नहीं छोड़ना चाहते, कुर्सियों के साथ उसूल नहीं चला करते, उसूलों की खातिर कुर्सियां छोड़ने को कहते हैं सही मानों में नजरियाती पॉलिटिक्स। तो पीडीएम इसी वजह से कंफ्यूजन का शिकार है आज भी। उन्हें एक दूसरे पर एतमाद नहीं है, तो जिन्हें एक दूसरे पर एतमाद ना हो वो अदम एतमाद की तहरीक नहीं ला सकते, और लाएंगे तो उसका वही नतीजा होगा जो चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में हमें नजर आया। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि गवर्नमेंट जो है वो जश्न मनाए, इसका ये मतलब है कि गवर्नमेंट जो है अपनी कारकर्दगी को मजीद बेहतर करे। पिछले 2.5-3 साल में हमने न सिविल सर्विस रिफॉर्म देखी, ना हमने अब तो कोई लेकर आ गए हैं जो शफकत महमूद साहब की कमेटी है। अभी हुमायूं साहब नैब वाली बात कह रहे थे, नैब वाहिद पाकिस्तान का इदारा है जहां ग्रेड 21 में भी बराह रास्त भर्ती की जा रही है, यानी आपने उसका कोई ऐसा स्ट्रक्चर, और इसी वजह से नैब में जो रिक्रूटमेंट हुई है पिछले चंद सालों में, वो जाहिर है पीपल्स पार्टी ने अपने लोग वहां रखवाए, पीएमएलएन ने अपने लोग रखवाए, अब आप अपने लोग रखवा सकते हैं। तो इसका मतलब ये कि वो इदारा जो एहतसाब का इदारा होना चाहिए वो इतना मुतनाज़ा नहीं होना चाहिए, उसकी प्रॉपर स्ट्रक्चर की जरूरत है। अगर आप नहीं करेंगे तो ये आपके लिए आगे चल के प्रॉब्लम बनेगी। लेकिन पीटीआई के गवर्नमेंट को इन सारी चीजों से सीखना चाहिए और ज़ाहिर बात इसको हम लोग अपने प्रोग्राम में ये नुक्ता उठाते भी। आपका बहुत शुक्रिया। वक्त मेरा खत्म हुआ जाता है। मज़हर अब्बास साहब थैंक यू वेरी मच। हमारे उत्तर खान साहब आपका बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, आम नुकात पे गुफ्तगू थी, छोटा सा वक्त लेंगे, वक्फे के बाद आएंगे तो हम जो आज भारत में हमने दिल्ली की शाहराहों पे देखा कि किस तरह ट्रैक्टर रैली थी और किसान जो हैं वो सरापा एहतजाज हैं ज़रई अजनास के हवाले से जो मोदी सरकार ने इस्लाहात की हैं। और एक सोशल मीडिया पे ट्रेंड चला हुआ था मैड इंडिया का, मोदी, अमित शाह और अजीत डोवल, और मैड से आपको मालूम है पागल भी बनता है, इसका मतलब उर्दू में यही होता है। तो ज़रा इस पर ज़रा गुफ्तगू करेंगे कि इंडिया का ये जो एक निकाब उड़ा हुआ था सेकुलरिज्म डेमोक्रेसी का, उसका पर्दा चाक हो गया। एक छोटा सा वक्त दोबारा लौट कर आएंगे, हमारे साथ रहिए। شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. वेलकम बैक व्यूअर्स। हमें स्काइप पर ज्वाइन किया है मेजर जनरल रिटायर्ड एजाज अवान साहब ने। उनसे हम जरा गुफ्तगू करेंगे और ये जो आज भारत में हमने विजुअल्स देखे दिल्ली कैपिटल में, एजाज साहब क्या कहेंगे सर? आज तो लाल किले पर निशान साहब का झंडा लहरा दिया, जो वहां पर एहतजाज कर रहे थे किसान, और जो एक यूजुअली परेड का दिन होता है पूरे भारत में, आज हमने देखा नई दिल्ली में वहां ट्रैक्टरों की परेड हो रही थी और किस तरह पुलिस का लाठीचार्ज और एक घमसान का रंग पड़ा हुआ था। तो आप समझते हैं कि ये जो मैड अरेंजमेंट है भारत में वो वाज़े तौर पे पूरी दुनिया पर आया हो गया? देखिए जी, बड़ी एक अजीब सी सूरत हाल है हिंदुस्तान में कि नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने वो किसान जो अपना हक मांगने के लिए आए थे और वो सिर्फ एक अमेंडमेंट की बात कर रहे थे
किसानों के बारे में बनाए जाने वाले कानून में उसको एक मुख्तलिफ रंग दे दिया अपनी हठधर्मी और जहालत की वजह से। जब वो पिछले माह गए थे अपना मुतालबा लेकर, तो उन्होंने खुद नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने कहा कि ये खालिस्तानी आ गए हैं। उनको किसान एक्सेप्ट करने की बजाय उनको खालिस्तानी कहा गया और साथ ही इल्जाम लगाया गया कि ये तो पड़ोसी मुल्क के उकसाने पर यहाँ आए। अब उसका नतीजा ये निकला है कि आज उनके मुतालबात नहीं माने गए और ये जो एहतजाज था ये शिद्दत इख्तियार करके अब उस रंग में ढल गया है जो खालिस्तान का रंग इसमें नुमाया हो गया है। उन्होंने आज लाल किले पर अपना झंडा लहरा दिया है और खालिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए हैं। तो अब ये उनकी जो हठधर्मी है, जो उनकी माइनॉरिटीज को इल ट्रीट करने की रवश है हिंदुओं की, उसने दलित को, मुस्लिम्स को, क्रिश्चियंस को और खालिस्तान ये जो सिख हैं इनको एक धड़े में बदल दिया है। और अब ये तमाम माइनॉरिटीज ये सोचने पर मजबूर हो गई हैं कि क्या हम मुत्तहिदा हिंदुस्तान के अंदर रहकर अपने हकूक का तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं या नहीं। तो ये एक बड़ी डेंजरस डेवलपमेंट है हिंदुस्तान के लिए। और बिल आखिर फ्रस्ट्रेट होकर अगर इंडिया कोई मिस कैलकुलेशन करता है तो शायद ये खिते के लिए भी ये एक नुकसानदेह डेवलपमेंट बन जाएगी। अच्छा, मोदी साहब ने वैसे तो एक साधु का रूप आजकल धार लिया, लंबे बाल रखे हुए हैं, दाढ़ी भी लंबी कर ली है, लेकिन जैसे वो मुहावरा है कि बगल में छुरी और मुंह से राम राम। मैं आपसे जानना चाहूंगा, जो रिपब्लिकन डे ये मनाते हैं, इनका जो पहला आइन था इंडिया का वो नाफिजुल अमल हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तो जिसकी बुनियाद एक सेकुलर इंडिया की थी, एक डेमोक्रेटिक इंडिया की थी। तो वो जो फंडामेंटल्स थे सेकुलरिज्म और डेमोक्रेसी के, वो भी पाश हो गए हैं जनरल साहब, एजाज अवान साहब। और आज एक आर्टिकल इदारिया भी आया है गार्डियन अखबार में, बहुत ज़बरदस्त किस्म का अखबार है, उसकी बड़ी रीडरशिप है। उन्होंने मोदी सरकार का जो माइंडसेट और जो तरीका वारदात है, जो इंसानी हकूक की पामाली है, उसको भी रिफ्लेक्ट किया है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, पूरे कश्मीरी डायस्पोरा यौम स्याह के तौर पर आज दिन मनाते हैं, कुछ इसका इम्पैक्ट पड़ेगा? कोई ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, और अमेरिका में भी नई अब सरकार आई है जिनका ह्यूमन राइट्स के हवाले से एक बयानिया है, क्या कहेंगे सारी सूरत हाल पे? देखिए, ये डेवलपमेंट तो यकीनन ऐसी है कि इसमें जो उनका सेकुलरिज्म का एक मास्क था वो तो उनके चेहरे से वो नकाब उतर गया जी। क्योंकि ये जो एसएस की गवर्नमेंट है, जो हिंदू प्रिडोमिनेंस की रिजीम है, जो हिंदुत्व में बिलीव करती है, इन्होंने तमाम माइनॉरिटीज को एक एहसास दिला दिया है कि हिंदुस्तान हिंदुओं का है और अगर आप लोगों ने रहना है तो हिंदू बन के रह सकते हैं। देखिए, इन्होंने 5-6 इकदाम ऐसे उठाए हैं जो न सिर्फ इसको सेकुलरिज्म के शिराजे को उसने बिखेर दिया है, बल्कि वहां ह्यूमन राइट्स की एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी है कि आप ब्रिटिश पार्लियामेंट में और गार्डियन में जो कुछ हम देख रहे हैं होने वाली बहस, वो इसी पे फोकस कर रही है। उन्होंने इंडियन जो यूएन रेजोल्यूशन थे उनको डिसरिगार्ड करते हुए कश्मीरीज को, तमाम कश्मीर को एलियनेट करके मुफ्तीज हों या अब्दुल्लाज हों या हुर्रियत हो, उन सबको यकजा कर दिया है, लेकिन उनसे उनकी शनाख्त छीन ली है। और आज वहां पर 80,000 लाशें गिराई जा चुकी हैं, पैलेट गन्स इस्तेमाल हो रहे हैं, रेप किया जा रहा है निहत्थी कश्मीरी बेटियों का, और खुद जो जीप के आगे बांधकर ह्यूमन शील्ड के तौर पे इंडियन ब्रिगेडियर ने जो एक सिविलियन को बांधा, तो ये सब ह्यूमन राइट्स वायलेशन की एक बहुत भयानक तस्वीर पेश करती हैं। फिर जो बंगालीज आए थे आज से 50 बरस पहले, उनको स्टेटलेस कर दिया है सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के तहत। जिस मुसलमान के घर से गोश्त निकले उसकी लिंचिंग कर दी जाती है और दलित को जिंदा जलाया जा रहा है। और आज जो किसान मूवमेंट है उसको खालिस्तान का रंग दे दिया गया। तो ये जो तमाम चेहरा हिंदुस्तान का, मोदी के हिंदुस्तान का दुनिया के सामने आया है, यकीनन इसमें ग्रेव ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही हैं। और जो बाइडेन का, जिसकी तरफ आपने इशारा किया है जी, जो बाइडेन जो क्लेम करते हैं कि वो ह्यूमन राइट्स के दाई हैं और वो ह्यूमन राइट्स की सपोर्ट में हर कदम उठाएंगे, अब देखना ये है कि उनकी रिजीम हिंदुस्तान के अंदर होने वाली ह्यूमन राइट्स वायलेशन को कैसे हैंडल करती है। एक तरफ ये उनके स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं, प्रॉक्सी हैं चाइना के अगेंस्ट, और दूसरी तरफ ये ट्रंप की शय पे उन्होंने जो कुछ अपने मुल्क में किया है वो एक भयानक तस्वीर पेश कर रहा है। तो मेरे ख्याल में
जो बाइडन और उनके एडमिनिस्ट्रेशन का भी टेस्ट है, और खुद इंडिया मुझे लगता है डिसइंटीग्रेशन की तरफ जाएगा अच्छा, अगर इन्होंने अपनी रवश न बदली तो। आप सही करें डिसइंटीग्रेशन, क्योंकि मैं आज देख रहा था इंडियन जर्नलिस्ट बरखा दत्त ने ट्वीट किया है और उन्होंने कहा है कि वो फार्मर्स की प्रोटेस्ट के साथ हैं और जो दिल्ली सरकार ने में हुआ, मोदी सरकार ने, वो नहीं होना चाहिए। परगाया तिवारी साहबा ने ट्वीट किया हुआ है, राजदीप सरदेसाई ने ट्वीट किया हुआ है, रोहिणी सिंह ने। तो इंडिया के अंदर भी जो सीनियर वॉइसेज हैं वो आज जो कुछ रिपब्लिकन डे पर हुआ उसके को कंडेम कर रही हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा सर, ये थोड़ा सा फिर भी खबरें आ रही हैं कि सिक्किम के बॉर्डर पे चाइना और इंडिया के दरमियान टेंशंस दोबारा बढ़ रही हैं। आप समझते हैं ये हमारे लिए किसी किस्म का कोई पॉइंट ऑफ कंसर्न होना चाहिए? जैसे आपने कहा कि तवज्जो हटाने के लिए भारत कोई मिस एडवेंचर कर सकता है। अब तो वो अर्नाब गोस्वामी की व्हाट्सएप कॉल और जो मैसेजिंग थी वो भी लीक हो गया कि किस तरह फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करवा के पुलवामा में एक इंतखाबी जीत के लिए बहाना ढूंढा किया और पाकिस्तान पे भारत चढ़ दौड़ा। देखिए, इसमें बहुत बड़ा खतरा ये है कि अगर वो इन किसानों को ट्रीट करते हैं खालिस्तानी समझकर, और आज जो नारा लगा है खालिस्तान जिंदाबाद का, अगर ये बीज रॉ का अपना बोया हुआ है और उन्होंने अपने आदमी अंदर घुसाकर इस पूरी किसान मूवमेंट को खालिस्तानी या सेपरेटिस्ट मूवमेंट का रंग देने की कोशिश की है, तो अल्टीमेटली वो इल्जाम लगाएंगे पाकिस्तान पर। और अगर पाकिस्तान के अगेंस्ट को मिस एडवेंचर वो करते हैं तो फिर देखने वाली बात यह है कि हालात खित्ते में किस तरफ जाएंगे। एक तरफ चाइना का दबाव बढ़ रहा है, कश्मीर इनके काबू से बाहर निकल गया है, और अगर खालिस्तान की मूवमेंट जोर पकड़ती है तो फिर इस बात का खतरा है कि इंडिया घबराहट में कोई मिस कैलकुलेशन न कर बैठे और पाकिस्तान को बीच में इन्वॉल्व करने की कोशिश न करे। अगरचे उसने ऐसा किया तो इंडिया की डिफीट इज द राइटिंग ऑन द वॉल, क्योंकि फौजें उस वक्त लड़ सकती हैं जब पीछे अवाम उनका साथ दे रहे हों। अगर आप पूरे कश्मीर का और पूरे पंजाब का बॉर्डर देखें जो पाकिस्तान के साथ सरहदें मिलती हैं, अगर इन पर इंडिया कोई मिस एडवेंचर करता है और सिखों ने और कश्मीर के मुसलमानों ने उसके रियर एरिया सिक्योरिटी में एक चैलेंज क्रिएट कर दिया जहां उनके सप्लाई लाइंस डिसरप्ट हो गई, तो फिर इंडियन आर्मी इसका मुकाबला नहीं कर सकेगी। पाकिस्तान इज नॉट अ पुश ओवर स्टेट, पाकिस्तान एक बड़ी स्ट्रांग और प्रोफेशनल आर्मी है, और फिर इसमें मुझे लगता है कि हालात जो है दे कैन स्पिन आउट ऑफ कंट्रोल। इसलिए दुनिया को अभी इस पर तवज्जो देनी चाहिए, वरना ये खित्ते को एक बड़ी भयानक जंग में धकेल सकता है नरेंद्र मोदी। ये तो आपने बड़ा अच्छा जो मिलिटरीली इसका अहाता किया इजाज अवान साहब। मैं आपसे जानना चाहूंगा डिप्लोमेटिकली हम क्या कर सकते हैं? तो दुनिया को हम कह रहे हैं कि तवज्जो देनी चाहिए, ये जो भारत के अंदर सब कुछ हो रहा है और जिस किस्म के खलफिशार और इंतशार का शिकार है मोदी सरकार, हमारे लिए क्या तरजीहात होनी चाहिए वीज़ा-वी ये जो सिचुएशन है? देखिए, एक तो दिफाई तैयारी में तो अब कोई लुकूना नहीं छोड़ना चाहिए, हमें हर तरीके से किसी भी सरप्राइज हमाकत के लिए तैयार रहना चाहिए। ठीक। दूसरी बात जो डिप्लोमेटिकली और पॉलिटिकली है कि हम डिप्लोमेटिकली यूनाइटेड नेशन को आगाह कर चुके हैं, अब अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज में डिप्लोमेट्स को भेज के या चीफ जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं वो खुद तशरीफ ले जाएं और लोगों से मुलाकात करके उन रियासतों को आगाह करें कि इस वक्त जो हिंदुस्तान में हो रहा है इट कैन लीड टू अ सीरियस मिसकैलकुलेशन। और फिर ये जो तीन मुल्क बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, तीनों न्यूक्लियर पावर्स हैं और दुनिया की तकरीबन 1/3 आबादी इस खिते में रहती है, तो ये कितनी खतरनाक सूरत हाल बन सकती है, इसकी तरफ अभी हमें तवज्जो दिलवानी चाहिए इससे पहले कि ये मामला लेट हो जाए। और सर टुवर्ड्स द एंड इसके लिए हमें अपना डोमेस्टिक जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है उसको भी ठंडा करना होगा, क्योंकि हमारे जो वज़ीर ख़ारजा हैं ज़ाहिर उनकी तवज्जो तो इस तरफ होगी, लेकिन चूंकि वाइस चेयरमैन भी है तो वो ज़रा हमारी जो डोमेस्टिक पॉलिटिकल सिचुएशन है उस पर भी उनकी मैं बयानात और उनकी तकारीर सुनता रहता हूँ। तो आप समझते हैं कि हमारे जो सियासी दर्जा हरारत है उसको उसकी कम करने की ज़रूरत है, और मेरे ख्याल में इसमें गवर्नमेंट को लीड लेनी चाहिए। यकीनन इसको टेम्परेचर को कम करने की जरूरत है, क्योंकि इंटरनल स्टेबिलिटी जब थ्रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाए और पाकिस्तान की सिक्योरिटी को चैलेंज किया जा रहा हो, एक अफगानिस्तान के अंदर जो हालात हैं उनको देख लें और जिस तरीके से इंडिया वहां बैठ के बलूचिस्तान के अंदर इंस्टेबिलिटी क्रिएट कर रहा है और जो कुछ अब हिंदुस्तान में हो रहा है, तो वी कैन नॉट अफोर्ड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन द कंट्री। इस टेम्परेचर को कम करना चाहिए, हुकूमत को एक लीड रोल लेना चाहिए
اور میرے خیال میں اس وقت اگر نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ ایک بلا لی جائے تو بہت بہتر ہوگا کہ حالات کو ان اپوزیشن پارٹیز کے آگے بھی رکھا جائے، بالخصوص پیپل پارٹی جس کا سب کچھ سٹیک پہ ہے اور ادھر کچھ عقل پرویل کرتی ہے، اگر ان کو آن بورڈ لیا جائے تو اس ساری موومنٹ کو میرے خیال میں ایک پیسفل ڈائلاگ میں بدلا جا سکتا ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کے لیے کیا سر، وہ تو پنڈی آنے اور دھرنے کی بھی بات انہوں نے کی تھی، 2 جگہوں پر آپ نے پیپلز پارٹی کی بات کی، لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی آپ سمجھتے ہیں کہ انگیج کیا جانا چاہیے کیونکہ he is not in the parliament but he is the head of PDM؟ میرے خیال میں ان کو ان کی اپنی پارٹی نے بہت حد تک انگیج کر لی ہے، جس طریقے سے وہ اپنے ان فنڈز کو چھپانے کی کوشش کر رہے تھے جو انہوں نے لیبیا اور عراق سے لیے اور پھر پارٹی کو بھی نہیں دیے، اپنے پرسنل اخراجات میں لے آئے۔ اب حسین احمد حافظ حسین احمد از ناٹ این آؤٹ سائڈر، جی شیرانی صاحب از ناٹ این آؤٹ سائڈر۔ جب حسین احمد صاحب حافظ ہیں اور وہ ایک عالم دین بھی ہیں، اور جب وہ برملا ٹیلی ویژن کے اوپر آ کے کہہ رہے ہیں کہ جب ہم نے ان سے حساب مانگا تو انہوں نے کہا سوری، تو مولانا رو پڑے اور انہوں نے کہا کہ وہ میرے ذاتی مصرف میں آ گئے ہیں وہ اخراجات۔ تو یہ صدام نے یا پریزیڈنٹ معمر قذافی نے انہیں کوئی چند ٹکے تو نہیں دیے تھے کہ ان کے ذاتی اخراجات میں آ گئے، دے مسٹ بی ملینز آف ڈالرز۔ تو اگر اس طریقے سے وہ اپنی اس کرپشن اور فارن فنڈنگ کو چھپانے کے لیے ایک سیاسی نعرہ لے کر چلیں گے حکومت پہ دباؤ ڈالنے کے لیے تو وہ بات بنے گی نہیں۔ ان کو بھی میرے خیال میں اس بات کی سمجھ ہونی چاہیے اب تو اور سر ان کو بھی اس ٹیمپریچر کو کم کرنا چاہیے۔ جی، اور اب ویسے بھی اب تو پی ٹی آئی جو ہے وہ جا چکی ہے الیکشن کمیشن میں اسکروٹنی کمیٹی کے سامنے، جو ہے ایک ایف کا جو فارن فنڈنگ کیس ہے اور جو جس کی بات اس طرف اعجاز امان صاحب اشارہ کرتے ہوئے ویورز، ہم نے اس پہ ڈیبیٹ کی اور 2 نکاتی ڈیبیٹ تھی، پاکستان کا پولیٹیکل سینیریو اور جو بھارت کے اندر کی صورتحال ہے۔ آنے والے دنوں میں ہم ان تمام صورتحال کا جو ڈومیسٹکلی اینڈ ریجنلی انٹرنیشنلی جو چیزیں ایوالو ہو رہی ہیں اس پر آپ کو ایک پرسپیکٹیو دیں گے۔ آج کے لیے یہی کچھ، انشاءاللہ اب آپ سے ملاقات ہوگی کل 10:05 پر۔ تب تک کے لیے سید انوار الحسن اور سچ کے ساتھ کی پوری پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے، اللہ نگہبان۔